गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 अलग अलग क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं? क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं? मैग्नेटिक और स्पिन। ठीक है, चलो। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कल हम लोगों ने किया भी था, है ना? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर क्या कोई डाउट है? निकाला, घर जाके कोशिश करी? नहीं, वो तो करते ही नहीं हो। की है पक्का? कामयाब रही? निकल गए? चलो भाई, तो मुझे ये बता दो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता क्या है? इलेक्ट्रॉन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? शेल में, मेन शेल के अंदर, है ना, मुख्य कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो। चलो चलो बताओ तो जरा। 2 4 8 इसीलिए वो 18 से 8 हो जाएगा, तो 2 से 4 और 4 से 8 कोई बहुत नई चीज नहीं है मेरे लिए। हाँ जी बच्चे बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले थे? 2 8 18 2। तो आई गेस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। चलो नेक्स्ट वाला क्वांटम नंबर देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये जो क्वांटम नंबर है, जो जेंटलमैन आपको यहाँ पे फोटो के अंदर नजर आ रहे हैं, सोमरफील्ड, उन्होंने सबसे पहले ये क्वांटम नंबर जो है वो बताए थे। इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। जब भी किसी चीज के या किसी कंपोनेंट के 2 नाम हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसके दोनों नाम को याद रखो, है ना? जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो मैंने बताया भी था कि कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों याद करने हैं। अब क्वेश्चन बेचारा कॉमन नेम से आ गया तो हमको IUPAC नेम याद ही नहीं है उसका, तो क्वेश्चन चला गया। ऐसा इनके साथ में नहीं करना है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, क्या बताएगा हमको? ये बताएगा, शेल तो आप लोगों ने कल पढ़ ली, अब ये बताएगा सब शेल, और उसके साथ में शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि हमारे S, P, D, F, ये जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स हैं या सब शेल है, इनके बारे में बताएगा, इनके शेप के बारे में बताएगा। जब हम लोगों ने कल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था तो इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसा पढ़ते हैं बेटा कि n जो होता है वो 1 हो सकता है, n जो है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। लेकिन जब भी हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं तो ये एक रेंज के अंदर होता है, और ये रेंज शुरू होती है हमारी 0 से और जाएगी कहां तक? n-1। नाउ n क्या है यहाँ पर? n क्या लेंगे बेटा? ये होगा मैम, ये नीचे वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कल पढ़ के आए ना, KLMN, वही 1 2 3 4, उसमें से 1 को निकालेंगे तो हमको पूरी रेंज मिलेगी। शुरू करोगे 0 से n-1 तक, ठीक है? एक नहीं निकलेगा, 1 या 2 3 निकल सकते हैं। चलो जी, एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को लेते हैं 1, किसके लिए होता है? कौन सा शेल है वो बताओ? K। पहले समझ लो फिर इसको लिखना, ठीक है? तो जब हम K की बात करते हैं तो यहाँ पर अब L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। कैसे आई पता है? n-1, 1 - 1 इज 0। यहाँ तक ठीक है? तो जब 0 आएगा तो यहाँ पर जो आपको शब्द शेल मिलेगा वो मिलेगा S, और वो कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है? जब हम नेक्स्ट शेल की तरफ बढ़ते हैं, L आएगा, N कितना बेटा उसके लिए? 2। तो अब यहाँ पर 0 आएगा, मैंने कहा था रेंज आएगी हमारे पास में, तो पहले 0 आएगा, फिर क्या आएगा? 1। 0 कैसे आया और 1 कैसे आया, समझ में आया? तो 0 किसके लिए है बच्चे? S के लिए, और 1 किसके लिए हो गया? P के लिए। टोटल कितने सब शेल आ गए? क्लियर है यहाँ तक? चलो निकालो नेक्स्ट। M के लिए n की वैल्यू है 3। शुरू करेंगे 0 1, n-1 हो गया 2। आया समझ में? हाँ या ना?
चलो, तो 0 किसके लिए है? S के लिए, 1 किसके लिए है? P के लिए, और 2 किसके लिए आ जाएगा? D के लिए। टोटल नंबर ऑफ सब शेल कितने आ गए? 3। चौथा वाला निकाल लो क्या अपना? निकालो और लिखो साथ में इसको। करेंगे अभी बताऊंगी। इसको भी साथ में लिख लेना। तो L की वैल्यू S के लिए क्या हो गई? 0, ठीक है। P के लिए कितनी हो गई? 1, D के लिए हो गई 2 और F के लिए हो गई 3। ये याद रखना हमेशा। लिख लिया? हो गया? जिसका होता जाए वो हाथ खड़ा करता जाए। खड़ा ऐसे, ऐसे हाथ ऐसे कैसे खड़ा करते हो? हो गया? लिख लिया सबने? कहीं अटके? कोई अटका? हाँ, अब नीचे कर लो। ठीक है, और कोई? कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया? निकाल लोगे ना अब इसे? चलो, तो जब तुम इतना एक्सपर्ट हो ही चुके हो इन सब चीजों के अंदर, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और करते हैं। फाइन। तो कल मुझे किसी एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा था कि मैम आपने अभी ये बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 होंगे और 32 होंगे, ये डिस्कस किया था ना। अब उनको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है फर्दर हर एक शेल के अंदर। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम शेप की बात करते हैं, ऑर्बिटल तो आपको पता चल गया, S होगा, P होगा, D होगा और F होगा। अब जब इन ऑर्बिटल के शेप की बात करते हैं तो वो शेप हमको कैसे मिलते हैं? जब भी आप S की बात करते हो, सब शेल की बात करते हो, तो उसका शेप कैसा होता है? स्फीयर। L की वैल्यू क्या है उसके लिए? 0, अभी लिखवाई थी मैंने, ठीक है। जब हम P की बात करते हैं, L की वैल्यू हो जाएगी 1 और इसका शेप हो जाएगा डम्बल। फाइन। जब हम D की बात करेंगे तो L की वैल्यू हो जाएगी 2 और शेप हो जाएगा डबल डम्बल। ज्यादा अच्छा रहेगा आप डबल डम्बल ही लिखो, कॉम्प्लेक्स ये वाला शेप नहीं होता है एक्चुअली। नेक्स्ट हम लोग F के लिए आएंगे, अगर सब शेल के लिए, तो उसके लिए L की वैल्यू हो जाएगी 3 और उसका शेप हो जाएगा अब मोर कॉम्प्लेक्स। आप इसे ट्रिपल डम्बल भी बोल सकते हो या कॉम्प्लेक्स तक रुको तो ज्यादा ठीक है। अगर ये बनाना चाहते हो तो बना लो, डबल डम्बल, ट्रिपल डम्बल, है ना, ये ऐसे बना लो। और उसका कॉम्प्लेक्स वाले का शेप जो है वो छोड़ दो। शेप बनाना आपको कहीं पर भी पेपर में नहीं पूछा जाता, ना दिया जाता है ये कहने के लिए कि बताओ इसमें से शेप कौन सा किसका है, पर आपको पता होना चाहिए कि उसका शेप कैसा होता है। क्लियर है? L की वैल्यू याद होगी, S के लिए, P के लिए, D के लिए, F के लिए, है ना। तो अब जो कल अपन लोगों ने इलेक्ट्रॉन बांटे थे ना, उनको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। और अब हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब शेल के अंदर। आर वी डन? चलो बेटा, तो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी निकालनी है आपको पर्टिकुलर सब शेल के अंदर, यानी आपको निकालना है S, P, D, F के अंदर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, ठीक है। अब आप निकालोगे इस फॉर्मूला से, जब मैं पूछूं तभी बताना और कैलकुलेट करके बतानी मेरे को। L की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है, रखो और उसके साथ में उसको कैलकुलेट करके बताओ। जो भी आ रहा है, जिससे पूछो वही बताएगा कि मैम ऐसे मेरा चांस मत खत्म करो। चलो बेटा निकालो। अच्छा कोई बात नहीं ना, अपना अपना निकालो। तुम्हारा खुद का एटम है और तुम खुद एक एटम हो,
अपने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से करो। हो गया? अभी चेक करते हैं ना, 2 मिनट बस। ऐसे हाथ खड़ा करना अपना अपना जब हो जाए। अरे वाह, होशियार हो गए बच्चे भाई, क्या बात है। 2 6 10 14 पूछा मैंने। डन डन। हो गया सबका? एफ के लिए वैल्यू उत्कर्ष बताएगा। अच्छा 14 पी डी एस के लिए ऊपर, सबसे ऊपर, तुमसे पीछे कोई नहीं है, तुम ही बताओ। दो। कोई ऐसा जिसको ये नहीं आ रहा? कोई भी? और अगर नहीं आया तो हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। झूठ मैडम से बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप से भी नहीं बोलना। नहीं आया, किसी का भी एक नहीं आया, या उसको ये तो पता है कि निकाला तो है क्योंकि बोल दिया तो हम लोग लिख तो लेते हैं, पर ये निकाला, अगर निकालना नहीं आया तो ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिक से शुरू करने में, मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। नहीं आया, सबको आ गया? चलो बेटा, तो फिर मुझे बता दो एक्चुअली, क्योंकि मैं भूल गई कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम करेंगे डी के लिए कैलकुलेशन। बताओ, बातें नहीं। 2 कितना देखा? एल का वैल्यू 0 2 अच्छा डी के लिए कर रहे हो? अभी तक एस के लिए कर रहे हो? इसी तरीके से करिए कि कैलकुलेशन। पक्का? चलो, तो हमारी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी निकल गई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं शेल की तरफ। जब हम, हाँ वो भी निकालेंगे ना, वो तो निकालेंगे। चलो बेटा, जब हम के की बात कर रहे थे, पीछे चलो थोड़ा सा अपने कॉपी के अंदर, के की बात कर रहे थे। के के अंदर सब शेल कितनी है? 1। और के के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी निकाली थी? के के अंदर कितनी निकाली थी बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। और के के अंदर शेल कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ, समझ में आ गया? आगे बढ़ो। एल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी निकाली थी? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब 8 को हम लोग बांटेंगे कैसे? इजी। चलो आगे बढ़ो। एम के अंदर कितनी निकाली थी बच्चा? 18 ना। चलो कैसे बांटोगे? एस पी डी के अंदर। क्लियर है? लिखो इसको। आगे वाला क्वांटम नंबर पढ़ने के चक्कर में पीछे वाले को नहीं भूलना है। बढ़े आगे? चलो ओके। थर्ड हमारा जो क्वांटम नंबर है उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा और हमेशा स्मॉल m से। ये जो क्वांटम नंबर है इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था लैंडेड ने, ठीक है। अब ये जो हमारा m है ये हमको क्या बताता है? ये हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक सब शेल के अंदर, यानी कि s के अंदर, p के अंदर, d के अंदर, f के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे और उनका ओरिएंटेशन। हम लोग निकालेंगे कैसे इस नंबर को?
हम लोग m को निकालते हैं 2l प्लस 1 से। क्लियर है? तो अब इससे पहले कि हम लोग ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करें, मुझे बताओ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। शेल समझ में आया? सब शेल समझ में आया? तो शेल थे हमारे पास में K L M N, सब शेल हो गए S P D F। नाउ व्हाट ऑर्बिटल इज? ऑर्बिट तो छोड़ दिया, ऑर्बिट पीछे छोड़ दिया। एक ऑर्बिट आता है जिसके अंदर वो स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उसी ऑर्बिट के अंदर, जैसे एस के अंदर एक ऑर्बिट आएगा, पी के अंदर 3 आएंगे, ऐसे मतलब यू मीन टू से ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट और ऑर्बिटल डिफरेंट है बेटा। ऑर्बिट जब हम बोलते हैं ना तो वो तो हमारे शेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं ना KL, वो ऑर्बिट है। मैं ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का पेयर रहता है, एक ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एस के पेयर अंदर रहता एक है। होते क्या है ऑर्बिटल? इलेक्ट्रॉन का घूमना। नहीं हम एस के अंदर एक होता है, पी के अंदर ऐसे 4 डी। वो सही, वो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो मुझे पता है, एस के अंदर तो एक ही है, पी के अंदर 3 होंगे, बट मैं पूछ रही हूँ वो जो ऑर्बिटल आप 3 मुझे बता रहे हो ना, वो ऑर्बिटल को डिफाइन कैसे करोगे? यहाँ ऑर्बिटल निकाल रहे हैं ना। revolving in circles that hold on. चलो, ऑर्बिटल का मतलब होता है, बात सुनो, हमने ये देखा पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जब हम सब शेल की बात करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने अभी निकालते हैं, बट उससे पहले ऑर्बिटल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कौन से ऑर्बिटल के अंदर है? अगर मैं आपको बता दूं बेटा कि ये डंबल है, ये डंबल है ना, ये शेप अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, किसका शेप है? ये पी का शेप है। लेकिन अब इस डंबल शेप के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर पाए जा सकते हैं? हो सकता है कि मैं ये डंबल ऐसे बना दूं, और हो सकता है कि मैं ये डंबल ऐसे बना दूं। तो वो जगह, वो एरिया, वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है, उसे हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। अभी तक तो आपने क्या देखा कि मैम मैं शेल के अंदर आया हूं, उसके अंदर मैंने सब शेल भी डिवाइड कर दिए, 1 कमरा 2 कमरा, पर उस कमरे के अंदर भी आपके बैठने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ये वो कोना, दैट्स ऑर्बिटल। तो जब आप इस बिल्डिंग की बात करते हो वो शेल है, इस कमरे की बात करते हो सब शेल है, और इस सब शेल के अंदर भी स्टूडेंट की डेंसिटी मुझे सबसे ज्यादा कहाँ दिखती है? इस कोने के अंदर। तो ये कोना ऑर्बिटल है। आया समझ में? नंबर निकालने अब चलो नंबर निकालेंगे। हाँ जी बेटा, तो जब हम m की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है 2l प्लस 1, और जो m की वैल्यू होगी वो हमेशा -L2 प्लस l की तरफ जाएगी, इंक्लूडिंग 0। एक निकालो फिर आगे बात करते हैं। ये देखो, एक को समझो बाकी समझ में आ जाएगा। जब हम s की बात करते हैं तो s क्या है? सब शेल है, ये कमरा हमारा सब शेल है। फाइन, अब इसके लिए l की वैल्यू कितनी है बच्चा? 0। तो m की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी? कैलकुलेट करके बताना मुझे। 1 ही आएगी। तो जब हम m की वैल्यू 1 लेते हैं तो वो हो जाएगी हमारी 0। इजी, 0 से आगे और पीछे चलेंगे। गुड। तो अब अगर आपके पास में बच्चा ये एक s ऑर्बिटल है तो इसका और कोई ओरिएंटेशन नहीं है। जो भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी एरिया के अंदर, इसी रीजन के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, मैं आपको अगर बैठने के लिए एक कुर्सी दे दूं तो आपके लिए वो कुर्सी ही सब कुछ है। आप सिर्फ उस कुर्सी पे बैठ सकते हो, आपके पास में दूसरी कुर्सी है ही नहीं जो आपके पास में चॉइस दी है मैंने। तो आप कहाँ पाए जाओगे? उसी कुर्सी के ऊपर। आया समझ में? चलो अब निकालो P के लिए। P के लिए L का वैल्यू कितना है? 1। तो जब हम M का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 3। और जब 3 लेंगे इंक्लूडिंग 0 तो वो क्या आएगा? 0 प्लस 1 माइनस 1। रेंज निकालेंगे
अब यहां पर 3 ऑर्बिटल हमारे पास में कौन से होंगे, xz, px, py, pz, जिसमें से pz इज ऑलवेज 0। pz हमेशा 0 होता है। आप प्लस और माइनस के अंदर जो चाहे वो लगा लो, पर ये वाला हमेशा और हमेशा 0 में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, ये है और ये पॉसिबिलिटी है मेरे पास में। अब इन तीनों में से कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, बट या तो वो यहाँ होंगे या यहाँ होंगे या फिर यहाँ होंगे। इजी? क्लियर है? चलो अब हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। डी के लिए एल की वैल्यू इज 2 और एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे तुम सुनते नहीं हो क्या, या बिना सुने ही बोल देते हो? क्या यही पूछ रही होगी मैडम? क्वेश्चन सुन के आंसर किया करो। एम की वैल्यू कितनी होगी? 5 इंक्लूडिंग 0 कितनी निकलेगी? 0 -1 -2 +1 +2। अब इसमें से 0 किसको लोगे? dz स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज 0। उसके अलावा आपके पास में चॉइस है, किसी को भी -1 और +1 ले सकते हो। चलो जी, f के लिए सिंपल निकाल लेते हैं। f के लिए ये वैल्यू आएगा बेटा आपके पास में 7। तो m निकालते जाओ, यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये जो m लिखे है ना, इसको साथ में लिखते जाना। लिखो कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया। नहीं, सब समझ में आ गया ना हमको? क्लियर? ये इसका शेप और ऑर्गेनाइजेशन है, ओरिएंटेशन बेसिकली ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा। ओरिएंटेशन, विन्यास कैसे है इसका? पीछे जाओ। हो गया? pz 0 क्यों? मतलब उसका मान हम लोगों ने 0 मान लिया बेटा, इसलिए मान लिया 0। तो ये हमेशा 0 रहता है। उसके बाद में आपके पास में चॉइस है x या y में से आप किसी को भी प्लस दे दो, -1 दे दो, कुछ नहीं, वो हमेशा 0 ही रहता है। हाँ, तुम तो कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा है, तुम किसी को भी मान लो। क्या होता है? तो साथ में हाँ ऐसे ही है। देखो एक्स वाई है, एक्स जेड है, वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है। वो स्क्वायर है बेटा, वो ऐसे लिखा हुआ है एक्चुअली, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, हो गया? लिख लिया? चलो लास्ट क्वांटम नंबर हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे इजी है। तो इसके अंदर अब एक्चुअली ये क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन जो है वो किस तरह से कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज होती है तो s की वैल्यू हो जाएगी +½ और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो स्पिन की वैल्यू हो जाएगी -½ बस सबसे इजी क्वांटम नंबर मुझे यही अच्छा लगता है। ठीक है, क्लियर हो गए चारों क्वांटम नंबर? चारों क्वांटम नंबर में से ऐसी कोई चीज जो नहीं समझ में आई? सब समझ में आ गया? उफ, चलो फिर क्वेश्चन करके दिखाओ। करके दिखाना है, मैं जब पूछूं वही जवाब देगा। पीछे करना है, ले
क्वेश्चन बताओ ना, क्वेश्चन तो बताओ। अभी बता देंगे क्वेश्चन, रुको 5 मिनट, सभी करेंगे ना क्वेश्चन, तो सब कर लेंगे, रुको 5 मिनट। तुम्हारे क्वांटम नंबर की प्रैक्टिस अच्छी करवा देंगे, तुम चिंता मत करो। इतना करवाएंगे ना, तुम बोलोगे मैम अगली बार क्लास लेके तो मेरे को खड़ा करना, मैं बताऊंगा, मुझे वैसे भी ज़्यादा आता है। लिख लिया ये? मस्त हो गया। चलो जी, क्वेश्चन करके बताओ, आपके हिसाब से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है ना? कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है वो बता दो मुझे। मैंने पूछा थोड़ा ना, किससे पूछा? मेरी मर्जी होगी उससे पूछूंगी भाई, तुम क्वेश्चन करके बताओ। हाँ जी, निकल गया? निकला? अच्छा बताओ वन। अच्छा मैं पूछती हूँ, वो बताते जाना कि तुम पॉसिबल है या नहीं, ठीक है? ओके, 1s पॉसिबल है क्या? है, पॉसिबल है। चलो 2s पॉसिबल है, 4f पॉसिबल है, पक्का है? 2d पॉसिबल क्यों नहीं है? 2D होता है, 3 से डायरेक्ट स्टार्ट होता है। 3 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में s होगा, यहाँ पे s होगा, p होगा, यहाँ पे s होगा, p होगा, d होगा, यहाँ पे s p d f। वाह, बस इतनी खुशी हो रही है मुझे, कहीं मुझे दिल का दौरा ही ना पड़ जाए। निकालो बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन द फर्स्ट एनर्जी लेवल होल्ड? सिमिलर क्वेश्चन है जो आप लोगों का अभी शायद एनडीए में आया था, है ना? हाँ, वहां पे हम लोगों ने शेल पूछा था, यहाँ मैंने नंबर दे दिया है, खत्म। ज्यादा कॉम्प्लिकेट मैं आपसे क्यों पूछूंगी, मुझे क्या मिलेगा? चलो बेटा, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग एनर्जी लेवल से निकाल रहे हैं, है ना? तो एनर्जी लेवल के लिए कितना होता है? 1। कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं? 2n स्क्वायर, कितना निकलेगा? 2 आ गया। और यही आपसे पूछा गया था m के लिए, जिसमें हम लोग 8 लिख के आए हैं, 18 होता है। और यहाँ पे कितना हम लोगों ने कितना लिख दिया, क्योंकि हम सीधा गिन लेते हैं ना, 2 8। हमसे पूछो मैडम, हमको बहुत ज़्यादा आता है, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। वापस लिखो 2, यहाँ पे कितने लिख दूँ? 8। यहाँ कितने लिख दूँ? 18। कोई नहीं, मैं भूल जाती हूँ ना बार बार, इतना पढ़ा के क्या करूँ, खर्च हो रहा है दिमाग। चलिए जी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, उतारो। मैंने कहा था ना, क्वांटम नंबर ऐसा कर देंगे कि आप बोलोगे मैम मैं बताता हूँ, मैं बताती हूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, आपको सिर्फ मुझे वो सेट बताने जो क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है? सेट बताने, हो सकता है एक से ज्यादा भी हो जाए। लिख लो सब, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अरे 6 हैं, अभी कर देंगे, पर घर से करके लेकर आना। अच्छे से उतारना, प्लस माइनस 1 0 3 जो भी लिखो। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। इनमें से कौन सा गलत है ये बताना।
टेस्ला। उतार लिया ना सब लोगों ने? नहीं नहीं, एक सेकंड। एक तो ई नहीं उसको। अब अगर आप एक भी करोगे तो आपकी चारों क्वांटम संख्या जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगी। तो आपको मैंने इतनी सारी दे दी ना, करो प्रैक्टिस, है ना, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं अपने, इसलिए घर पे टाइम दिया है, आराम आराम से करो, दिमाग लगाओ। छह क्वेश्चन एक साथ क्या करूँगा, हुई इतनी क्रूअल। एक्सप्लेन भी करना है वापस, एक्सप्लेन भी करना है, क्यों नहीं हो सकता? हाँ हाँ, अरे वो तो जो निकाल लेगा वो मुझे बता देगा। तो सब सच में ऐसा थोड़ा लगता है कि मैम आके मेरे को बोलेंगे कि मैम ये नहीं हो सकता और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी कि अच्छा कोई बात नहीं, वेरी नाइस वेरी नाइस। एक्सप्लेन तो करना है कि मैम ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कल इसी क्वेश्चन से हम अपनी शुरुआत करेंगे। फॉर्मूला सेटिस्फाइड नहीं करना। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, सब चीजें जो जैसे तुम मुझे एकदम खुश कर सकते हो ना कि मैम देखो मैंने ये किया, हाँ तुम बताना शुरू करोगे मुझे पता चल जाएगा कि तुमने किया है। अभी बता सकता है या नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं पढ़ना ना, हम तो सब इक्वली बैठेंगे। रीजन सबने उतार लिया, क्वेश्चन हो गया बेटा, बस चलो इसी के साथ में हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो खत्म होता है। ठीक, तो आपके पास में होमवर्क भी है बहुत सारा, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व। तो पोषक तत्व जो होते हैं ये तो बोर्ड पे सब लिखा ही रहता है, उसकी तो कोई बात नहीं है, पर बोर्ड से हम लोगों को ना तो पढ़ना है और ना ही समझना है। तो आप मुझे अब बता दो कि पोषक तत्व जो है ना उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आपको मैं पूछ लूँ, क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे बच्चे हो, इतने होशियार हो, आगे जाके ऑफिसर बनने वाले हो, कोई 5वीं क्लास का बच्चा आपके वो आके बोले दीदी दीदी मुझे समझाओ न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट जो है वो उनको कैसे बताते हो, पोषक तत्वों को कैसे बताते हो? हाँ, वो कंपाउंड्स जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी बॉडी को चाहिए होता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। चलो एग्जाम्पल दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों दे दो। डायरेक्ट कैसे जाएगा और इनडायरेक्ट कैसे जाएगा दोनों बता दो। जैसे में हमारी बॉडी में बनते हैं वो तो इनडायरेक्ट होगा, हमारी बॉडी में जो बन रहे हैं वो डायरेक्ट है, तो वो हमें चाहिए नहीं। इनडायरेक्टली है। अच्छा डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। और मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, डेफिनेशन तुम्हारी है। एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट बता दे, इससे ज्यादा सिंपल तो अब मैं क्या ही करूंगी। मतलब इससे ज्यादा क्वेश्चन तो 5वीं क्लास का बच्चा पूछ चुका होगा अब तक। कोई वो है, ये बड़े है ना, ये बड़े बच्चे हैं, मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे समझा कैसे समझाएगा। चलो हाँ जी, और कोई पोषक तत्व कोई 5वीं क्लास के बच्चे को समझाएगा? समझाओ बेटा। जो हमको खाने के साथ चाहिए होता है, जो हमको खाने के साथ में चाहिए, मैं बताऊं, ठीक है। 5वीं क्लास बच्चे के लिए बहुत देता है। 5वीं क्लास के बच्चे के लिए नहीं देता। चलो ठीक है बेटा, 5वीं क्लास के बच्चे के लिए कितना जरूरी है मैं बताऊंगी तुमको, क्लास 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। मैम बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स और ये सब चाहिए ना, उनको उसको फुलफिल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें आपको कार्ब्स मिल जाएंगे, प्रोटीन मिल जाएंगे, फाइबर्स तो अलग हो जाता है, कार्ब्स प्रोटीन फाइबर्स अलग कर देंगे। नहीं, फाइबर को आप फाइबर क्या होता है? में नहीं रह सकते, फाइबर वेजिटेबल्स से मिलेंगे आपको। अच्छा, और वेजिटेबल्स क्या होती है? न्यूट्रिएंट में नहीं आएगी। हाँ, आई मतलब फुलफिल एनर्जी तो फुलफिल करेगी। जो हमारी ग्रोथ के लिए चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, बस 2 ही चीज़ है। मतलब हमें एक ही चीज़ से मतलब है, हम बढ़ते रहे और हम खेलते रहे। नहीं, प्रॉपर फंक्शन हो गया ना मैम, वो प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी फंक्शन को प्रॉपरली रन करने के लिए। बॉडी फंक्शन बताओ एक आधा। कोचिंग जाना, पढ़ना, मैम की क्लास को 40 मिनट तक देखना, है ना, और मैडम इतने सारे क्वेश्चन पूछती है और उनको करना भी, और क्या कहूँ मतलब बताना भी पड़ता है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब मेरी बॉडी फंक्शनिंग है। और कोई और अच्छा एक मतलब बेहतरीन सा आंसर जिसे मतलब मेरे को लगे कि यार ये तो मैं भी नहीं बता सकती, कोई ऐसा कि नहीं मैडम हम तो ट्राई भी नहीं करेंगे। जीवित रहने के लिए जो चाहिए, हीलिंग में काम आता है, हीलिंग में काम आता है। चलो बॉडी फंक्शनिंग को मैं एक जगह ले लेती हूँ, ठीक है। बॉडी फंक्शनिंग सही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों को चाहिए होते हैं। अब डायरेक्ट में जो आप डायरेक्टली खा लेगो, और इनडायरेक्ट वो जो आपकी बॉडी को बॉडी प्रोड्यूस बनते हैं। बनते हैं। अच्छा ठीक है, और कोई? हाँ जी,
मतलब जिसकी कमी से हमारे बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट होता है। जिसकी कमी से हमारी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट होता है। वेरी गुड। और कोई ऐड करना चाहेगा क्या इसके अंदर? मैम ज्यादा हो जाए तो भी तो हार्मफुल होगा, मतलब अगर उससे एक्सेसिव क्वांटिटी। बिल्कुल, बट उसकी मात्रा बहुत कम है। अगर आप बात करते हो, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सेस के अंदर नुकसान करते हैं, बट उनका नंबर बहुत कम है। अब देखो सीधी सी बात है, फैट है तो फैट अगर मेरी बॉडी में एक्स्ट्रा भी होगा तो क्या होगा, मैं थोड़ी सी गोलू मोलू ही तो दिखूंगी, नुकसान तो मुझे क्या ही होने वाला है बीपी हाई हो जाएगी, है ना, मतलब नुकसान तो मुझे क्या ही है उससे। बस 20% बीपी चांस बीपी हाई हो जाएगी, हार्ट अटैक हो तुम डरा रहे हो मुझे बता रहे हो ये सब, ये डरा रहे हो मुझे कि मैडम ये भी हो सकता है। चलो जी, वो तो बहुत एक्सेस में है। 4 दिन फास्ट रखो बराबर हो जाएगा। नहीं, मैं डाइटिंग प्लान तो ना पूछ रही हूँ तुम लोगों से कि मुझे बताओ, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसको एग्जाम्पल में ही रखना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। मैं डाइटिंग प्लान नहीं मांग रही तुमसे कि बेटा मेरा डाइट चार्ट बना के देना, मुझे क्या करना चाहिए, वो सब नहीं है। तो चलो हम लोग पोषक तत्वों को क्या डिफाइन करते हैं। तो पोषक तत्व वो हर एक कंपोनेंट होता है, हो सकता है, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिल्कुल सही बोला, मैंने कहा ही नहीं किसी ने कि गलत बोला है, नहीं। बस मैं क्या करती हूँ, 4 लोगों से पूछ के उस डेफिनेशन को असेंबल करती हूँ। असेंबल की हुई चीज़ें ज़्यादा चलती है, तो वो असेंबल करते हैं। तो ये बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान करेंगे, और ज़रूरत से कम हो तो हमारी बॉडी जो है वो काम ही नहीं करेगी। बेसिक टर्म के अंदर हमें ज़िंदा रहने के लिए, है ना, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि नहीं हम जिंदा तो है, हम काम नहीं करेंगे तो चल जाएगा, तो इनकी रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तक जिंदा भी नहीं रह सकते। एक कोई टाइम ही है कि आप खाने के बिना, पानी के बिना जिंदा रह सकते हो, उसके बाद में आप जिंदा भी नहीं रहोगे। तो जिंदा रहने के लिए हमें जो भी चाहिए उन सबको हम लोग पोषक तत्व या फिर न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। अब न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर चाहिए होती है ना, बहुत ज़्यादा ही खानी पड़ती है, और हम लोग ज़्यादा खाते भी हैं उसको। तो हम ज़्यादा खाते हैं कार्बोहाइड्रेट और वाटर, उसके अलावा प्रोटीन और लिपिड, ये मैक्रो है, इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके बाद में एक चौथी चीज़ ऐसी है जो अगर हमारे न्यूट्रिएंट में इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली उसको कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट अगर वो नहीं हो तो हमारा ये खाया सब बेकार हो जाएगा, और वो होता है हमारा पानी। ठीक है, तो पानी को हम एज सच न्यूट्रिएंट के अंदर नहीं गिनते हैं, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट कंपोनेंट है। आपने खाना बहुत अच्छा खा लिया और पानी पियोगे ही नहीं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन रुक जाएंगे। तो खाना तो खाया भाई, तुमको ग्लूकोज तो मैंने डाल दिया बॉडी के अंदर, खूब रोटियां खिलाई हैं, लेकिन वो ग्लूकोज डाइजेस्ट हो, उससे हम लोगों को एनर्जी भी मिले, तो उसके लिए हमको पानी पीना ज़रूरी होता है। फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हमको चाहिए, पर चाहिए ज़रूर, उन्हें हम डालते हैं मिनरल्स के अंदर। हिंदी में हम लोग बोलते हैं खनिज, और दूसरे होते हैं जो होते हैं विटामिन। थोड़े से हैं पर ज़रूरी हैं। तो ज़्यादा मात्रा में तो हमें क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए। ठीक है, जितने भी हमारे रोगेज होते हैं या फाइबर होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही डाल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल, फाइबर क्योंकि वो कैटेगरी अलग है, लेकिन वो आएंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्ब्स के अंदर ही आते हैं। और थोड़ा थोड़ा हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा हम लोगों को चाहिए मिनरल, थोड़ा हमको चाहिए विटामिन, और उससे सबसे ज़्यादा हमको क्या चाहिए, पानी। तो रोटी एक खाओ, पर पानी कम से कम हम लोगों को ऑन एन एवरेज कितना पानी पीना चाहिए, 4.3 लीटर, 4 लीटर से ज़्यादा, 4.3 लीटर मैक्सिमम कितना पी सकते हैं। 7.6 से 8 के आसपास। तो हम लोग पानी ऐसे नाप के पीते हैं ना, 4, हाँ एक्चुअली रेंज में के 4 और ये आधा 4.25 से शुरू हुए, और 7, इससे ज़्यादा नहीं पीना, वो आधा गिलास पानी गिरा दिया। तो मैक्सिमम 8 लीटर तक पानी आप पी सकते हो। हाँ, वो तो आप 12 भी पी लो, लिमिट तो फिर अपनी अपनी है। कोई एक जना एक अंडा खा के कह देगा मेरा तो हो गया, आज की प्रोटीन हो गई। कई लोग ऐसे होते हैं जो 50-50 अंडे खा जाते हैं, तो उनका तो फिर क्या ही कर सकते हैं ना, वो तो फिर कोई रेंज नहीं है, वो तो आपकी कैपेसिटी है।
बट मैं रिक्वायरमेंट की बात कर रही हूँ, कितना कम से कम तो इतना होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको इतना पीना चाहिए। तो मैक्सिमम 8 लीटर के आसपास का पानी जो है वो हमें रोज़ कंज्यूम करना चाहिए। अब इसके बाद में हर एक कंपोनेंट जो है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, कैसे बनता है, उसका डाइजेशन कैसे होता है और हमें कौन कौन सी चीज़ों से मिलता है, ये सब चीज़ें हम लोग कल सी क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।